नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। नाइजीरिया में बोको हरम के आतंकियों के हमले में 2000 लोगों की मौत की खबर। बागा शहर पूरी तरह तबाह। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का हिंसा खत्म करने पर जोर। मैत्रीपाला सिरिसेना होंगे श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति। महिंदा राजपक्षे ने स्वीकारी हार। करीब 4 लाख वोट से सिरिसेना के जीतने की उम्मीद। नागालैंड में राजनीतिक संकट गहराया। एनपीएफ के 11 विधायकों ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री जेलियांग ने सरकार स्थिर होने का किया दावा। वित्त मंत्री को चालू वित्त वर्ष में विकास दर 5.4 से 5.9% के दायरे में रहने का भरोसा। कहा अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर खत्म। और सिडनी टेस्ट में भारत ने किया पहली पारी में 450 रन का आंकड़ा पार। कोहली का बतौर कप्तान पहली 3 पारियों में शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड। अहम खबर नाइजीरिया से, जहां आतंकी संगठन बोको हरम के हमले में 2000 लोगों के मरने की खबर है। नाइजीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके आतंकी संगठन बोको हरम ने बुधवार को बागा शहर पर हमला किया। वॉशिंगटन पोस्ट और बीबीसी के मुताबिक बागा शहर में हुए हमले में 2000 लोग मारे गए हैं। बड़ी तादाद में लोग शहर छोड़कर भाग गए हैं। बागा के वरिष्ठ सरकारी अफसर मूसा अल-हाजी बुकर ने बीबीसी को बताया कि इस्लामी आतंकियों ने करीब पूरे शहर को आग लगा दी। बोको हरम ने इससे पहले 200 स्कूली छात्राओं का अपहरण कर लिया था। शनिवार को आतंकियों ने एक सैन्य ठिकाने पर हमला करके उसे कब्जे में ले लिया था। नाइजीरिया के करीब 16 शहर बोको हरम के कब्जे में हैं और वो नाइजीरिया को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइजीरिया में जारी हिंसा के चलते पिछले साल 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब तक करीब 1.5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी नाइजीरिया में जारी हिंसा पर चिंता जताई है। I would like to make a special appeal to the conscience of all those involved in senseless violence. It is in your power to end these acts and to save lives. वहीं फ्रांस में शार्ली एब्दो के दफ्तर पर आतंकी हमला करने वाले 2 संदिग्ध भाइयों की तलाश जारी है। इस सिलसिले में फ्रांसीसी पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। गुरुवार को पेरिस में 2 हिंसा की घटनाएं हुई। इसमें एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इस बीच दुनिया भर में हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। फ्रांस समेत दुनिया भर में शार्ली एब्दो ऑफिस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वॉशिंगटन में फ्रांस दूतावास में जाकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पेरिस में एफिल टावर की लाइट कुछ देर के लिए बंद रखी गई। फ्रांस में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। Des dessinateurs de grand talent, des chroniqueurs courageux sont morts. Ils avaient marqué par leur influence, par leur insolence, par leur indépendance des générations et des générations de Français. फ्रांस के एक इमाम ने भी गुरुवार को शार्ली एब्दो के ऑफिस पहुंचकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और हमले की निंदा की। C'est pas ça veut dire qu'on fait pas notre devoir de dénoncer les barbares. Non, on les dénonce. Nous sommes l'un des premiers victimes. J'ai vu 24/24 sous protection policière. Face à une minorité que malheureusement tout le monde musulman ils sont victimes. शार्ली एब्दो मैगजीन अगले हफ्ते तय समय पर फिर निकलेगी। अखबार के मुताबिक ये बहुत मुश्किल है, वे सभी दुखी हैं, लेकिन वो बुधवार को इसलिए छापेंगे ताकि लोगों को बताया जा सके कि बेवकूफ़ी नहीं जीत सकती। इस बीच शार्ली एब्दो को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। 1 million d'exemplaires, il va attirer 1 million d'exemplaires mercredi prochain. Donc ça veut dire Charlie Hebdo n'est pas mort. फ्रांस के विले फ्रांसे सुरसाउंड शहर में एक दुकान में धमाका हुआ। वहीं पोर्ट डी चैंटिलन के पास गुरुवार को 2 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी गई। इस मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। दोनों संदिग्धों की पहचान सईद काउची और शरीफ काउची के तौर पर हुई है। फ्रांस पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान चला रखा है। तीसरे हमलावर ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। शार्ली एब्दो के दफ्तर पर बुधवार सुबह हुए हमले में पत्रिका के संपादक, रिपोर्टर और कार्टूनिस्ट समेत 12 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेरिस जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी नेटवर्क स्थापित करना जरूरी है। भारत हमेशा इसकी मांग करता रहा है, लेकिन अभी भी दुनिया के देशों के बीच इसके लिए आवश्यक सहमति नहीं बन पाई है।
पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली में दुनिया भर के देशों का म्यूनिख सिक्योरिटी सम्मेलन हुआ। तब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए एक समग्र समझौता बनाने की मांग की थी, लेकिन समझौता तो दूर, अब तक आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा भी नहीं बन पाई। आतंकवाद को अब भी वैश्विक नहीं बल्कि द्विपक्षीय मसला मानकर हल करने की कोशिश की जाती है। वर्धमान धमाके के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच सहयोग इसकी बड़ी मिसाल है। When I say international cooperation, I also mean that there should be a uniform definition of a terrorist and terrorism. If you don't have that, whatever organizations or institutions you frame will not work. दरअसल अमेरिका में 9/11 हमले के बाद आतंकवाद को पहली बार वैश्विक समस्या माना गया, लेकिन हमले के 14 साल बाद भी इससे निपटने के लिए वैश्विक मानदंड तय नहीं हुए। साझा रणनीति भी अब तक नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र में कुछ प्रस्ताव जरूर पारित हुए, लेकिन आतंकवाद पर ये समग्र प्रस्ताव नहीं हैं। साझी कार्रवाई की दिशा में ये सबसे बड़ी अड़चन है। Right now there is no international mechanism against terrorism. There is the normal security mechanism which operates through the Security Council. The United Nations has passed several resolutions against terrorism, but one critical resolution issue is still left, which is the definition of terrorism. आतंकवाद के मसले पर कई देशों ने भारत के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी धर्म को आतंकवाद से अलग कर देखने की प्रवृत्ति गई नहीं है। यही वजह है कि कई बार कई देश आतंकवाद का मुकाबला करने की बजाय आतंकवाद को प्रश्रय देने लगते हैं। कुआलालंपुर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC सम्मेलन में आतंकवाद पर सहमति के आसार बने थे, लेकिन पाकिस्तान समेत कुछ देशों के कारण ये संभव नहीं हो पाया। 9/11 के बाद संयुक्त राष्ट्र में काउंटर टेररिज्म कमेटी भी बनी, वो भी परिभाषा के सवाल पर ही जद्दोजहद कर रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बात श्रीलंका की सियासत की। मैत्रीपाला सिरिसेना श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति होंगे। गुरुवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में सिरिसेना ने निर्णायक बढ़त बना ली है। इसके बाद मौजूदा राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। राष्ट्रपति सचिवालय से जारी बयान में कहा गया है कि राजपक्षे ने मुख्य विपक्षी नेता से रानिल विक्रमसिंघे से बात की। राजपक्षे ने उनसे कहा कि अब बिना किसी बाधा के नए राष्ट्रपति को पदभार संभाल लेना चाहिए। हालांकि अंतिम नतीजे आना अभी बाकी है, लेकिन सिरिसेना के करीब 4 लाख वोट से जीतने की संभावना जताई जा रही है। इससे राजपक्षे के तीसरी बार चुनाव जीतने की उम्मीदों को झटका लगा है। यूएनपी उम्मीदवार सिरिसेना राजपक्षे की सरकार में आखिरी वक्त तक स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद वो विपक्षी पार्टी यूएनपी की तरफ से मैदान में उतर गए थे। गुरुवार को श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए मध्यावधि चुनाव हुआ। राजपक्षे का दूसरा कार्यकाल दिसंबर 2016 में खत्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने 2 साल पहले ही चुनाव कराने का फैसला किया। शुक्रवार तड़के मिले रुझानों से श्रीलंका में मौजूदा राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के लिए जीत का रास्ता मुश्किल दिख रहा है। विपक्षी उम्मीदवार मैत्रीपाला सिरिसेना ने राजपक्षे के ऊपर बढ़त बना ली है। गुरुवार को श्रीलंका की जनता ने राष्ट्रपति पद के लिए हुए मध्यावधि चुनाव में जमकर वोटिंग की। अधिकतर जगहों पर 65 से 70% से ज्यादा मतदान हुआ। मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना का काम शुरू कर दिया गया था। रात 2 बजे तक घोषित रुझानों के मुताबिक सिरिसेना को 1,87,615 वोट मिल चुके थे, जबकि राजपक्षे के खाते में 1,43,415 वोट गए थे। इस वक्त तक सिर्फ 2 पोलिंग डिवीजन के नतीजे घोषित हो पाए थे। तमिल उत्तरी प्रांत के किलिनोची जिले में सिरिसेना ने 72% वोटों के साथ जीत हासिल की। श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे मैत्रीपाला सिरिसेना का सियासी सफर कई उतार चढ़ाव से भरा रहा है। महिंदा राजपक्षे से 63 साल के सिरिसेना की बगावत विपक्षी दलों को एक साथ लाने में मददगार रही है। आइए देखते हैं उनके सियासी सफर को। द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक रहे अल्बर्ट सिरिसेना के परिवार में 3 सितंबर 1951 को मैत्रीपाला सिरिसेना का जन्म हुआ। यूं तो मैत्रीपाला को मुखर और मिलनसार नेता नहीं माना जाता है, लेकिन सिंहलियों के असर वाले क्षेत्र में किसानों के बीच उनकी खासी पकड़ मानी जाती है। किसानों के मुद्दों पर राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की तरह मैत्रीपाला सिरिसेना ने भी लंबा संघर्ष किया है।
1980 में रूस के मैक्सिम गोर्की संस्थान से राजनीति विज्ञान में डिप्लोमा करने वाले मैत्रीपाला ने श्रीलंका स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर से कृषि विज्ञान में पढ़ाई की। छात्र जीवन में कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ रुझान रखने वाले मैत्रीपाला 1967 में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी यानी SLFP से जुड़े। 1971 के जनता विमुक्ति आंदोलन के दौरान जेल भी गए। इसके बाद पार्टी में उनका कद बढ़ता रहा। 1983 में वो SLFP के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1989 में पहली बार उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1994 से नवंबर 2014 के बीच वो कई अहम विभागों के मंत्री रह चुके हैं। 2001 में उन्हें विपक्ष में रहकर रचनात्मक राजनीतिक योगदान दिया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उनकी दावेदारी नाटकीय रही। वो आखिरी लम्हे तक महिंदा राजपक्षे की दावेदारी का सार्वजनिक रूप से समर्थन करते रहे, लेकिन बाद में अपने समर्थकों के साथ उन्होंने राजपक्षे के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। UNP ने उनकी दावेदारी को सुनहरा मौका मानते हुए हाथों हाथ लिया और विपक्षी खेमा एकजुट होकर मैत्रीपाला के समर्थन में आगे आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब कुछ और अहम खबरें। एयर एशिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान का पिछला हिस्सा मिल जाने के बाद अब सबकी निगाहें ब्लैक बॉक्स पर टिकी हैं, लेकिन जावा सागर में खराब मौसम की वजह से विमान के पिछले हिस्से को ही अभी तक निकाला नहीं जा सका है। एयर एशिया के लापता हुए विमान का मलबा खोजने के लिए खोजकर्ता जावा सागर के जल में बड़े स्तर पर अभियान चला रहे हैं। खोज और राहत अभियान के प्रमुख बाम्बांग सोइलियस्त्यो ने जकार्ता में बताया कि वो समुद्र में 5 नॉटिकल मील की दूरी तक पहुंच चुके हैं। इस बीच विमान से अब तक 40 शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर यात्रियों के शव अब भी विमान के मुख्य हिस्से में फंसे होने की आशंका है। Besok rencana untuk mempersingkat waktu akan kita angkat ekornya. Cara ngangkatnya ada 2 macam, dengan floating balon atau dengan। और अब बने रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के बयान से मुकरी शीला दीक्षित। बीजेपी ने कहा कांग्रेस और आप एक सिक्के के 2 पहलू। नागालैंड के मुख्यमंत्री TR जिलियांग की परेशानी बढ़ गई है। उनकी पार्टी नगा पीपुल्स फ्रंट यानी NPF के 11 विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते हुए कल इस्तीफा दे दिया। हालांकि जिलियांग ने दावा किया है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। इस्तीफा देने वाले NPF के 11 विधायकों में से 2 मंत्री, 4 विधायक और 5 संसदीय सचिव हैं। मुख्यमंत्री ने अभी इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इस बीच NPF और डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड के कई विधायकों ने कायतोआई को NPF विधायक दल का नया नेता चुन लिया है। इन लोगों का दावा है कि जिलियांग के पास सदन में सदस्यों का समर्थन और भरोसा ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। जिलियांग ने बुधवार को राज्यपाल PB आचार्य से मुलाकात करके सरकार की स्थिति के बारे में अवगत कराया था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोरा की रिपोर्ट को गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में उन्होंने सूबे में सरकार नहीं बनने की सूरत में गवर्नर रूल लगाने की सिफारिश की थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव नतीजे आने के 16 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर असमंजस बरकरार है। गुरुवार को राज्यपाल NN वोहरा ने राज्य के सियासी हालात पर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में उन्होंने नई सरकार का गठन नहीं होने की सूरत में राज्यपाल शासन का विकल्प सुझाया। बाद में गृह मंत्रालय ने अपनी टिप्पणियों के साथ इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया। अब इसके आगे कैबिनेट या राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ही राज्य में राज्यपाल शासन की सिफारिश कर सकती है। इससे पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपना पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्यामलाल शर्मा ने कहा है कि PDP और BJP को मिलकर सरकार बनाकर राज्य को अस्थिरता से बचाना चाहिए।
वहीं राज्य में सबसे ज्यादा सीटें पाने वाली पीडीपी बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर अपने विधायकों को मनाने में जुटी है, लेकिन ज्यादातर विधायक बीजेपी के साथ गठबंधन को पार्टी के हित में नहीं मान रहे हैं। बीजेपी पहले ही सभी विकल्प खुले रहने की बात कह चुकी है। पीडीपी ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 4 सदस्यों का एक पैनल भी बनाया है। राज्य में नई सरकार के गठन के लिए अब 10 दिन की मियाद और बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी को समर्थन दिए जाने के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बयान को लेकर विवाद पैदा हो गया है। हालांकि कांग्रेस ने शीला दीक्षित के इस बयान से साफ इनकार किया है, तो वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने उनके बयान पर चुटकी ली है। मैंने उदाहरण दिया था उनके पूछने पर कि पिछली मर्तबा हम लोगों ने आप आदमी पार्टी को समर्थन दिया था आउटसाइड से और इश्यू बेस्ड किया था। हमने स्पष्ट मैंने ये भी कहा कि हम अगर कोई ऐसा स्थिति आती है तो बीजेपी को हम नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इट्स अ कम्युनल पार्टी। त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के बयान पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अब सफाई देती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, तो कांग्रेस भी उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखने की बात कह रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस का ऐसे किसी दल के साथ जाने का सवाल पैदा नहीं होता और दिल्ली के इलेक्शन होंगे, कांग्रेस बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्तों पर सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक बड़ा अजीब और गरीब रिश्ता है। कभी साथ है, कभी बिछड़ जाते हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक दूसरे के साथ चलने में हमेशा तैयार रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के बयान पर चुटकी ली है। देखिए, शीला दीक्षित जी की स्टेटमेंट ये दिखाती है कि कांग्रेस ने ऑलरेडी ये मान लिया है कि वो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो उस लड़ाई में है ही नहीं। बेशक दिल्ली में अभी चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इससे पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, तो कांग्रेस भी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है। अलबत्ता बीजेपी उम्मीदवारों के नाम ऐलान करने में इस बार पीछे रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी पार्टियां व्यापारियों को लुभाने में जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी जहां व्यापारियों पर छापे से इनकार कर रही है, वहीं बीजेपी का दावा है कि 49 दिनों की सरकार के दौरान केजरीवाल सरकार ने वैट के 150 से ज्यादा छापे मारे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी अपने प्रचार में वैट समेत व्यापारियों से जुड़े कई वादे कर रही है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी व्यापारियों को गुमराह कर रही है। कुछ दल माहिर हैं लोगों के पर्सनल इमेज को टार्निश करने के लिए, लोगों के बारे में मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए, लोगों के बारे में कुछ भी कह करके भाग जाने के लिए। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल की 49 दिन की सरकार में कई जगह व्यापारियों पर छापे पड़े। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को नकारते हुए इन्हें बीजेपी की गलत बयानी करार दिया है। जब हम ये बात कहते हैं तो हमारा कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से पैसा कमाने के लिए रेट डलवाया गया, उस तरीके के रेट की वकालत हम नहीं करते। इधर लगभग दर्जन भर लोगों ने गुरुवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस मौके पर पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। हमारे शीर्ष नेताओं की रैली का बात है, तो एक बार चुनाव दिल्ली में डिक्लेयर हो जाए तो हम उसका कार्यक्रम भी जरूर जो है घोषित करेंगे। हालांकि चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजधानी में सियासी पारा गर्म है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है, जिससे राजनीतिक तस्वीर दिलचस्प हो गई है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की आज एक अहम बैठक होगी। सुबह करीब 11 बजे होने वाली इस बैठक में चुनाव की तैयारियों से जुड़े सभी पहलुओं पर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि चुनाव आयोग हर मंगलवार और शुक्रवार रूटीन बैठक करता है, लेकिन आज पूरा आयोग बैठक करेगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में कहा कि अवसरों के लिए अब भारतीयों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने देश में ही भरपूर संभावनाएं हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गांधीनगर में 13वें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय से देश की कामयाबी में योगदान की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों को अपनी प्रतिभा के लिए अब देश में ही अवसर मिलेंगे। अब भारत की धरती पर संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। भारत एक नए सामर्थ्य के साथ उठ खड़ा हुआ है और विश्व भारत के प्रति बहुत आशा भरी नजरों से देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विदेशों में भारतीय मिशन से ऑनलाइन संपर्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्राधिकरण बनाने की तैयारी कर रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने देश के विकास में प्रवासी भारतीयों का सहयोग मांगा। We welcome entrepreneurs, investors and professionals from the diaspora to partake in our endeavor to develop the motherland and restore it to its past glory. समारोह को मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डोनाल्ड रामोतार और दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री मैते नकुआना मशाबेन ने भी संबोधित किया। The support of my government for India's candidature for a permanent seat on an expanded Security Council. In both South Africa and India, to address the triple challenges that Gandhiji and Mandela have been fighting for and sacrificed their lives for. इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अफ्रीका से आने के 100 साल पूरे होने पर विशेष डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए गए। समारोह के आखिरी दिन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के विकास में योगदान देने वालों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रवासी भारतीय दिवस से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ गुरुवार को द्विपक्षीय बैठकें भी की। गुयाना के राष्ट्रपति डोनाल्ड रामोतार से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने कारोबार समेत आपसी रिश्तों पर बातचीत की और गुयाना में अपना पहला आईटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का वादा किया। भारत ने गुयाना में एक सड़क परियोजना के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मॉरिशस के उप प्रधानमंत्री और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे मानते हुए कहा है कि आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट का दौर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति में नरमी और अनुकूल विदेशी हालात से विकास दर में इजाफा होगा। अरुण जेटली ने इस साल आर्थिक विकास दर 5.4 से 5.9% के दायरे में रहने का भरोसा जताया है। वित्त मंत्रालय 2015-2016 के बजट तैयारियों में जुट गया है। इस सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा की। इसके बाद वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और 2014-2015 की दूसरी और तीसरी तिमाही में महंगाई के मोर्चे पर भी राहत मिली है। वित्त मंत्री ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भी ज्यादातर भारत के पक्ष में हो गया है। उन्होंने साफ किया कि व्यापक आर्थिक संतुलन हासिल करने की घरेलू नीतियां और सुधारों की मौजूदा प्रक्रिया आर्थिक सुधारों को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से कौशल विकास और सरकारी खरीद के लिए ज्यादा बजट प्रावधान करने की मांग की। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ ही मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया है ताकि रोजगार के मौके बढ़ें। We also have made a recommendation that to look at skill building, skillability in a more meaningful way. It's not just job skills, but it's attitudinal shifts, mindset change, the ability to engage, not only get jobs but keep jobs and create jobs. वित्त मंत्री के दावों को बाजार के रुख से भी मजबूती मिल रही है। लगातार 2 दिन की गिरावट झेलने के बाद आखिरकार सेंसेक्स और निफ्टी ने एक बार फिर तेजी की राह पकड़ ली है। सेंसेक्स जहां 365 अंक चढ़ने में कामयाब रहा, वहीं निफ्टी 132 अंकों की उछाल के साथ 8,200 के स्तर को पार कर गया। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया पिछले 3 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। कल रुपया 50 पैसे मजबूत होकर 62 रुपए 67 पैसे पर बंद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में ठंड थमने का नाम नहीं ले रही है। विजिबिलिटी में कमी से यातायात पर बुरा असर पड़ा है, तो वहीं शीतलहर से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। आज 95 ट्रेनें और करीब आधा दर्जन उड़ानें देर से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी तक मौसम में बड़े बदलाव की उम्मीद बेहद कम है।
उत्तर भारत एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से पारा सामान्य से 5 से 7 डिग्री कम चल रहा है। आज भी सुबह 5 बजे तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरे उत्तरी भागों का भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में कल तापमान 1.8 डिग्री तक नीचे गिर गया। ठंड और धुंध के इस माहौल में उड़ानें और रेल यातायात काफी प्रभावित हुआ है। ठंड आज बहुत है भैया, चाय पीने आए थे तो हाथ सेकने बैठ गए। उधर मौसम के बदले मिजाज ने कश्मीर घाटी और हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में एक बार फिर बर्फ की चादर बिछा दी है, जिससे सैलानी काफी खुश हैं। वो स्कीइंग और दूसरे स्पोर्ट्स का मजा उठा रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय व्यापारियों के लिए भी ये मौसम खुशनुमा कर दिया है। जिस तरह से इस साल 13 दिसंबर 14-15 दिसंबर को ये बर्फ़ गिरी है, काफ़ी सालों के बाद गिरी है। और जो हमारा बिज़नेस है, मैं खुद यहाँ फोटोग्राफी करता हूँ, या कोई घोड़े वाला है या ये स्कीइंग वाला है, ट्यूब स्लाइड करवाने वाले हैं, सबको बहुत अच्छा बिज़नेस मिला। यहाँ पे हर तरह से कारोबार में यहाँ पर वृद्धि हुई है। आने वाले 2-4 दिनों में ठंड से राहत की उम्मीद बेहद कम है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक मौजूदा तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा और कोहरे और ठंड का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात करते हैं क्रिकेट की। सिडनी टेस्ट के चौथे दिन भारत ने पहली पारी में 475 रन बनाए। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को फिलहाल 104 रनों की बढ़त मिल चुकी है। आज भारत ने 5 विकेट पर 342 रन से आगे खेलना शुरू किया। कप्तान कोहली आज आउट होने वाले पहले बैट्समैन थे। कोहली कल के अपने स्कोर में 140 में से सिर्फ 7 रन ही जोड़ पाए। कोहली को तेज गेंदबाज हैरिस ने आउट किया। कोहली का सीरीज में ये चौथा शतक है। इसके अलावा बतौर कप्तान कोहली ने पहली 3 पारियों में शतक बनाने का भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रिद्धिमान साहा ने 35 रनों का योगदान दिया और अश्विन ने अर्धशतक बनाया। भुवनेश्वर कुमार 30 रन बनाकर आउट हुए। लोकेश राहुल ने भी कल अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था। स्टार्क को 3 जबकि हैरिस, लायन और वॉटसन को 2-2 विकेट मिले। और ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 572 रन पर घोषित कर दी थी। फिलहाल अपनी दूसरी पारी ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। मशहूर पार्श्व गायक महेंद्र कपूर की आज जयंती है। महेंद्र कपूर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डबिंग सिंगर के तौर पर की, लेकिन जब उन्होंने रफ़ी साहब के गीत के लिए डबिंग की तो रफ़ी साहब ने ही कहा कि ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में ही फिल्म में लिया जाना चाहिए। महेंद्र कपूर ने हिंदी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं में भी एक से बढ़कर एक गीत गाए। आइए याद करते हैं इस बेमिसाल गायक को, उनके ही गाए कुछ बेहतरीन गीतों के जरिए। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। ये पहले प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही है, मेरी सांसों को जो महका रही है। बढ़ते जो स्वर्ग बसे ओ, बढ़ते जो स्वर्ग बसे ओ, धरती पे ले आइए, धरती पे ले आइए। जगया 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 कदे इश्क छुपड़ नहीं जगया, जगया 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 कदे इश्क छुपड़ नहीं जगया। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नाइजीरिया में बोको हरम के आतंकियों के हमले में 2000 लोगों की मौत की खबर। बागा शहर पूरी तरह तबाह। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का हिंसा खत्म करने पर जोर। मैत्रीपाला सिरिसेना होंगे श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति। महिंदा राजपक्षे ने स्वीकारी हार। करीब 4 लाख वोट से सिरिसेना के जीतने की उम्मीद।
नागालैंड में राजनीतिक संकट गहराया। एनपीएफ के 11 विधायकों ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री जेलियांग ने सरकार स्थिर होने का किया दावा। वित्त मंत्री को चालू वित्त वर्ष में विकास दर 5.4 से 5.9% के दायरे में रहने का भरोसा। अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर खत्म। और सिडनी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का पलटवार। पहली पारी में बनाया 475 रन, ऑस्ट्रेलिया को 97 रनों की बढ़त।